Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture I'll discuss working with proteins, and in this topic I'll discuss various methods for the purification and separation of proteins. बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि किसी भी प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करने के लिए पहले उनके सोर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर प्रोटीन्स के सोर्स की बात करते हैं तो दे आर टिश्यूज और माइक्रोबियल सेल्स। प्रोटीन्स का सोर्स क्या होता है? या तो टिश्यूज होते हैं या फिर माइक्रोबियल सेल्स होते हैं। टिश्यूज की अगर बात करें तो दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स। सो अल्टीमेटली प्रोटीन का जो सोर्स होता है क्या होता है? सेल होता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि कोई भी सेल की अगर बात करें तो वो सेल मेम्ब्रेन से बॉन्ड होता है। ये क्या है? इट इज सेल मेम्ब्रेन। और इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारे सेलुलर कंटेंट्स होते हैं, चाहे वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हो या फिर सेलुलर ऑर्गेनल हो। और कोई भी सेल में थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। मीन्स किसी भी सेल में थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स में अगर हम किसी पार्टिकुलर प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी सेल से अगर हमें कोई पार्टिकुलर प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है उसके लिए हमें काफी सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द सेल लाइसिस। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज द सेल लाइसिस। सेल लाइसिस में क्या करते हैं? इस सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को जब ब्रेक करते हैं तो सेल्स के सारे कंटेंट सॉल्यूशन में रिलीज होते हैं, और उस कंटेंट को क्या बोलते हैं? क्रूड एक्सट्रैक्ट। एंड इस क्रूड एक्सट्रैक्ट का डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, क्योंकि क्रूड एक्सट्रैक्ट में मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं एंड सेलुलर ऑर्गेनल्स भी होते हैं। क्रूड एक्सट्रैक्ट में क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं एंड सेलुलर ऑर्गेनल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्सेट्रा। क्रूड एक्सट्रैक्ट का डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। आफ्टर डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द सब सेलुलर फ्रैक्शंस एंड सेकंड वन इज द स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स। सेकंड वन क्या है? स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स है। क्रूड एक्सट्रैक्ट का जब डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो दो कंपोनेंट मिलता है, एक तो सब सेलुलर फ्रैक्शंस एंड दूसरा स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स आइसोलेट होते हैं। और ये जो सब सेलुलर फ्रैक्शंस है इसमें हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। सब सेलुलर फ्रैक्शंस का अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज सॉल्टिंग ऑड। सॉल्टिंग ऑड क्या है? सॉल्टिंग ऑड में बेसिकली किसी सॉल्ट को राइट अमाउंट में ऐड करते हैं तो कुछ प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट होते हैं, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट सॉल्ट को यूज करके हम प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करते हैं। अमोनियम सल्फेट इज यूज्ड फॉर सॉल्टिंग ऑड ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। सॉल्टिंग ऑड के बाद क्या होगा? एक तो प्रोटीन सॉल्यूशन में होंगे और दूसरा कुछ प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इसके बाद हम इसका लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। क्या करते हैं? लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। और लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन जब करते हैं तो उससे प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन को हम रिमूव कर देते हैं, और इस सॉल्यूशन में जो प्रोटीन है दैट इज प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। हमें जो प्रोटीन प्यूरिफाई करना है वो इस सॉल्यूशन में है। अब इस सॉल्यूशन से हम प्रोटीन प्यूरिफाई कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप इज फ्रैक्शनेशन। नेक्स्ट स्टेप इज फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन से क्या होता है? फ्रैक्शनेशन से प्रोटीन्स को डिफरेंट फ्रैक्शंस में सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शनेशन के थ्रू क्या करते हैं? फ्रैक्शनेशन से प्रोटीन को डिफरेंट फ्रैक्शंस में सेपरेट करते हैं, एंड द मोस्ट पावरफुल मेथड फॉर द फ्रैक्शनेशन इज कॉलम क्रोमैटोग्राफी। कॉलम क्रोमैटोग्राफी इज बेस्ट मेथड फॉर द फ्रैक्शनेशन ऑफ प्रोटीन सैंपल। कॉलम क्रोमैटोग्राफी की अगर बात करें तो कॉलम क्रोमैटोग्राफी हम क्रोमैटोग्राफिक कॉलम से करते हैं। किस चीज से करते हैं? क्रोमैटोग्राफिक कॉलम से करते हैं। क्रोमैटोग्राफिक कॉलम क्या होता है? दिस इज द क्रोमैटोग्राफिक कॉलम। क्रोमैटोग्राफिक कॉलम की अगर बात करें तो इसके बॉटम पे
पोरस सपोर्ट होता है, दिस इज द पोरस सपोर्ट। और इस पोरस सपोर्ट पे सॉलिड पोरस मैट्रिक्स होते हैं, दिस इज द सॉलिड पोरस मैट्रिक्स। और ये सॉलिड पोरस मैट्रिक्स को और इस सॉलिड पोरस मैट्रिक्स को स्टेशनरी फेज बोलते हैं। ये स्टेशनरी फेज का काम क्या है, ये एक मीडिया प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू प्रोटीन्स माइग्रेट होते हैं। अब इस स्टेशनरी फेज के टॉप पे हम प्रोटीन सैंपल अप्लाई करते हैं जिससे हमें प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करना है, और इस प्रोटीन सैंपल को मोबाइल फेज बोलते हैं। सो कॉलम क्रोमैटोग्राफी में दो फेज होता है, फर्स्ट वन इज द स्टेशनरी फेज एंड सेकेंड वन इज द मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या होता है, सॉलिड पोरस मैट्रिक्स जिसके थ्रू इंडिविजुअल प्रोटीन्स माइग्रेट करते हैं। मोबाइल फेज क्या होता है, वह प्रोटीन सैंपल जिससे हमें किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है। क्रोमैटोग्राफी कॉलम के टॉप पे एक रिजर्वायर होता है और इस रिजर्वायर में बफर होते हैं, और ये वो बफर होता है जिसमें प्रोटीन्स डिसॉल्व होते हैं। सो जैसे ही प्रोटीन सैंपल अप्लाई करते हैं स्टेशनरी फेज के टॉप पे, इंडिविजुअल प्रोटीन्स माइग्रेट करने लगते हैं डाउन द कॉलम। So these are the figures that represents the migration of individual proteins down the column. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे कॉलम का लेंथ बढ़ेगा, इंडिविजुअल प्रोटीन्स का सेपरेशन बढ़ेगा, मीन्स इंडिविजुअल प्रोटीन्स का रिजोल्यूशन बढ़ेगा। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा कॉलम में, डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग की चांसेस बढ़ जाती है। क्या होती है, डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग की चांसेस बढ़ जाती है। और डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग की वजह से क्या होता है, डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग की वजह से रिजोल्यूशन डिक्रीज होता है। क्या होता है, रिजोल्यूशन रिड्यूस होता है बिटवीन द बैंड्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे तीन प्रोटीन्स के बैंड हैं, फर्स्ट वन इज द ए, सेकेंड वन इज द बी एंड थर्ड वन इज द सी। ए प्रोटीन बैंड की अगर बात करें तो ये बी और सी से कंप्लीटली सेपरेटेड है, बट अगर बी और सी की बात करें तो बी एंड सी कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग। सो कॉलम क्रोमैटोग्राफी वो बेस्ट होता है जिसमें डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग कम हो, क्योंकि डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग रिजोल्यूशन को रिड्यूस करता है। कॉलम क्रोमैटोग्राफी की अगर टाइप की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलम क्रोमैटोग्राफी जिसको प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज द आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, सेकेंड वन इज द साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी, थर्ड वन इज द एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी एंड फोर्थ वन इज द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी जिसको HPLC बोलते हैं। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी की अगर बात करें तो यह प्रोटीन्स को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ प्रोटीन एट ए गिवन pH। मीन्स आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी किस बेसिस पे प्रोटीन को सेपरेट करता है, प्रोटीन्स के नेट इलेक्ट्रिक चार्ज के साइन एंड मैग्नीट्यूड के डिफरेंसेस के बेसिस पे। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी किस बेसिस पे प्रोटीन्स को सेपरेट करता है, प्रोटीन्स के नेट इलेक्ट्रिक चार्ज के साइन एंड मैग्नीट्यूड के डिफरेंसेस पे। सो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी सेपरेट्स प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ differences in the sign and magnitude of the net electric charge of protein at a given pH। तो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी की अगर बात करें तो ये प्रोटीन्स को किस बेसिस पे सेपरेट करता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी की अगर स्टेशनरी फेज की अगर बात करें तो स्टेशनरी फेज जो इसका होता है ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है। क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर। और इस सिंथेटिक पॉलीमर को क्या बोलते हैं, इस सिंथेटिक पॉलीमर को रेजिन बोलते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इट कंटेन्स बॉन्ड चार्ज्ड ग्रुप। ये क्या होता है, बॉन्ड चार्ज्ड ग्रुप होता है। मीन्स
आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के लिए जो स्टेशनरी फेज यूज करते हैं दैट इज रेजिन्स, जो कि चार्ज ग्रुप से बॉन्ड होता है। अब ये जो चार्ज ग्रुप है ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो निगेटिवली चार्ज होंगे या फिर पॉजिटिवली चार्ज होंगे। अगर निगेटिवली चार्ज होंगे मीन्स इट इज एनायन, पॉजिटिवली चार्ज होंगे मीन्स इट इज कैटायंस। सो अगर निगेटिवली चार्ज्ड बॉन्ड ग्रुप है देन उस रेजिन को क्या बोलेंगे, कैटायन एक्सचेंजर। उसको क्या बोलेंगे, कैटायन एक्सचेंजर। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉन्ड ग्रुप है देन उसको बोलते हैं एनायन एक्सचेंजर। उसको क्या बोलते हैं, एनायन एक्सचेंजर। एंड दिस इज वन ऑफ द फिगर ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। और इसमें जो रेजिन्स हैं ये निगेटिवली चार्ज ग्रुप से बॉन्ड है, मीन्स इसका जो स्टेशनरी फेज है वैसा रेजिन है जो कि निगेटिवली चार्ज ग्रुप से बॉन्ड है। एंड दिस इज द प्रोटीन सॉल्यूशन, जिससे हमें पर्टिकुलर प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है। और इस प्रोटीन के सॉल्यूशन में 4 तरह के प्रोटीन है। रेड स्फेयर रिप्रेजेंट्स लार्ज नेट पॉजिटिव चार्ज, orange sphere represents net positive charge, light blue sphere represents net negative charge and dark blue sphere represents large net positive charge। और क्योंकि रेजिन जो है निगेटिवली चार्ज ग्रुप से बॉन्ड है इसीलिए वैसा प्रोटीन जिसपे नेट पॉजिटिव चार्ज है वो रेजिन से बॉन्ड कर जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। बट जो निगेटिवली चार्ज है वो बाइंड नहीं करेगा रेजिन से ड्यू टू रिपल्सन। सो जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं वो माइग्रेट करेंगे डाउन द कॉलम एंड फाइनली वो प्रोटीन इल्यूट हो जाते हैं। सो इस मेथड के थ्रू हम किस तरह के प्रोटीन्स को प्यूरिफाई किए, इस मेथड के थ्रू हम निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को प्यूरिफाई किए, क्योंकि जो रेजिन्स है निगेटिवली चार्ज बॉन्ड ग्रुप है और क्योंकि निगेटिवली चार्ज बॉन्ड ग्रुप है तो ये निगेटिवली चार्ज प्रोटीन से बाइंड नहीं करेगा। और इस तरह के आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी को कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो रेजिन से बाइंड कर जाते हैं। सो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स अगर बाइंड करते हैं तो उसको कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। अगर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स बाइंड करेंगे तो उसको एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी बोलेंगे। सो एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में जो रेजिन्स होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप से बॉन्ड होंगे। सो दीज आर द रेजिन्स एंड दे आर बॉन्ड विथ पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप है। सो अगर पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप से बॉन्ड होंगे तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स बाइंड करेगा वो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड करेगा, बट पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स बाइंड नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। एंड फाइनली वो इफ्लुएंट में जो प्रोटीन आएंगे वो कौन से आएंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स आएंगे। और क्योंकि रेजिन से निगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड करता है इसीलिए इस तरह के आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी को क्या बोलते हैं, एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। This is anion exchange chromatography. So ion exchange chromatography दो तरह के होते हैं। First one is the cation exchange chromatography and second one is the anion exchange chromatography. Cation exchange chromatography में जो रेजिन होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा और उस रेजिन को बोलते हैं cation exchanger। जबकि एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में जो रेजिन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप से बॉन्ड होगा और इसके थ्रू हम पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करते हैं। और इस रेजिन को क्या बोलते हैं, इस रेजिन को बोलते हैं एनायन एक्सचेंजर। इस रेजिन को क्या बोलते हैं, एनायन एक्सचेंजर। सो कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में कैटायन एक्सचेंजर का यूज करते हैं, जबकि एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में एनायन एक्सचेंजर का यूज करते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी इज साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी को जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं। साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी को क्या बोलते हैं, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी को जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं। साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी की अगर बात करें तो एज द नेम सजेस्ट ये प्रोटीन्स को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन साइज। differences in size of protein, differences in the size of protein. साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी प्रोटीन्स को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी की अगर बात करें, साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी के स्टेशनरी फेज की खास बात क्या है,
साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी के स्टेशनरी फेज की खास बात यह है कि ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बेड के बने होते हैं। क्या बने होते हैं? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बेड के बने होते हैं। अब इस क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बेड की खास बात यह है कि इसमें पर्टिकुलर साइज की कैविटी होती है। क्या होती है? पर्टिकुलर साइज की कैविटी होती है और इस कैविटी में प्रोटीन इंटर करते हैं और इस कैविटी में प्रोटीन इंटर करते हैं जो कि इफ्लुएंट में नहीं आते हैं, और जो प्रोटीन इस कैविटी में इंटर नहीं करते हैं वो प्रोटीन इफ्लुएंट में आते हैं। सो दिस इज द फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द cross-linked polymer bed of size exclusion chromatography. So this is the stationary phase of size exclusion chromatography. और जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, this is the porous bed जिसमें कैविटी है और इस कैविटी में स्मॉलर साइज के प्रोटीन्स इंटर करते हैं बट लार्जर साइज के प्रोटीन इंटर नहीं करते हैं। एंड दिस इज द फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी एंड दिस इज द स्टेशनरी फेज एंड दिस इज द प्रोटीन सॉल्यूशन जिसमें डिफरेंट साइजेस ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। जो स्मॉल साइज के प्रोटीन है वो कैविटी में इंटर कर जाते हैं बट जो लार्ज साइज के प्रोटीन है वो कैविटी में इंटर नहीं करते हैं और इसलिए वो शॉर्टेस्ट रूट अपनाते हैं और वो माइग्रेट करते हैं डाउन द क्रोमैटोग्राफिक कॉलम एंड फाइनली वो इफ्लुएंट में आते हैं और इल्यूट करते हैं। सो साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी के थ्रू हम प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। नाउ कमिंग टू एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी की अगर बात करें तो एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एफिनिटी। As the name suggests, affinity chromatography separates proteins on the basis of binding affinity. Affinity chromatography proteins के binding affinity के basis पे proteins को separate करता है। इनकी स्टेशनरी फेज की अगर बात करें, इनका जो स्टेशनरी फेज होता है दे आर बीड्स। ये सब क्या है? ये बीड्स हैं। बट इन बीड की खास बात ये है कि ये कोवैलेंटली अटैच्ड केमिकल ग्रुप होता है एंड दीज आर कोवैलेंटली अटैच्ड केमिकल ग्रुप है। और इस कोवैलेंटली अटैच्ड केमिकल ग्रुप को क्या बोलते हैं? लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड ग्रुप या मॉलिक्यूल जो कि मैक्रोमॉलिक्यूल से बाइंड करता है, मीन्स जो कि प्रोटीन से बाइंड करता है। सो वैसा प्रोटीन जिनकी एफिनिटी इस लिगेंड से होगी वो इस बीड से बाइंड कर जाएंगे और जिनकी एफिनिटी इस लिगेंड से नहीं होगी वो प्रोटीन इससे बाइंड नहीं करेंगे। सो यहाँ पे 2-3 तरह का प्रोटीन दिया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइप, दिस इज द सेकेंड टाइप एंड दिस इज द सेकेंड टाइप एंड दिस इज द थर्ड टाइप। सो इसमें जो लिगेंड की एफिनिटी है इस प्रोटीन की है तो ये प्रोटीन इस लिगेंड से बाइंड कर जाएगा। अदर प्रोटीन्स जो हैं वो इस लिगेंड से बाइंड नहीं करेंगे। एंड दिस इज द फिगर दैट शोज द एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। सो दिस इज द कॉलम, दिस इज द क्रोमैटोग्राफिक कॉलम और इस क्रोमैटोग्राफिक कॉलम में स्टेशनरी फेज है और इस स्टेशनरी फेज में बीड्स हैं जो कि लिगेंड से बॉन्ड हैं। एंड दिस इज द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स। और इस मिक्सचर में कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो इस लिगेंड से बाइंड करते हैं बट कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो इस लिगेंड से बाइंड नहीं करते हैं। तो इस मेथड के थ्रू उस प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे जो इस लिगेंड से एफिनिटी रखता है। जैसे ही प्रोटीन सैंपल को अप्लाई करेंगे इस स्टेशनरी फेज पे प्रोटीन्स माइग्रेट करेगा और जब माइग्रेट करेगा तो जिनकी एफिनिटी इस लिगेंड से होगी वो प्रोटीन इससे बाइंड करेगा बट जो रिमेनिंग प्रोटीन्स हैं वो इफ्लुएंट में आएंगे और बाहर निकल जाएंगे। जो अनवांटेड प्रोटीन्स हैं उनको फाइनली वॉश कर देंगे एंड देन जो बॉन्ड प्रोटीन अब ये है दिस इज द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इस प्रोटीन को हम कैसे इल्यूट करेंगे? इस प्रोटीन को 2 तरीके से इल्यूट करेंगे। फर्स्ट वन इज हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड सेकेंड वन इज हाई फ्री लिगेंड कंसंट्रेशन। हाई फ्री लिगेंड कंसंट्रेशन, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर यूज करेंगे तो क्या होगा? हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन यूज करने से क्या होगा? वो लिगेंड और प्रोटीन की बाइंडिंग एफिनिटी को रिड्यूस करेगा और जब बाइंडिंग एफिनिटी रिड्यूस होगा वो प्रोटीन्स अपने आप इफ्लुएंट में आएगा और हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हाई फ्री लिगेंड कंसंट्रेशन यूज करते हैं तो क्या होगा कि फ्री लिगेंड बॉन्ड लिगेंड से कॉम्पीट करेगा फॉर द प्रोटीन। अब जो फ्री लिगेंड है क्योंकि उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो बॉन्ड प्रोटीन जो है वो फ्री लिगेंड से बाइंड करेगा और जब वो फ्री लिगेंड
लिगेंड से बाइंड करेगा तो वो फाइनली वो इफ्लुएंट में आएगा और उसको हम कलेक्ट कर लेंगे एंड फाइनली ये प्रोटीन्स को प्यूरिफाई कर लेंगे. सो दिस इज एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी एंड द लास्ट मेथड ऑफ कॉलम क्रोमैटोग्राफी इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज HPLC. हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी की दो खास बातें हैं. इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज यूज करते हैं. पहला तो हाई प्रेशर पंप यूज करते हैं, हाई प्रेशर पंप यूज करते हैं एंड दूसरा हायर क्वालिटी क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल यूज करते हैं. हायर क्वालिटी क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल. सो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी दैट इज HPLC में हम दो चीजें यूज करते हैं. पहला हाई प्रेशर पंप और दूसरा जो क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल यूज करते हैं वो हायर क्वालिटी का होता है. अब सवाल यहाँ पे ये है कि दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है. हाई प्रेशर पंप यूज करने से क्या होता है कि कॉलम क्रोमैटोग्राफी में जब मूवमेंट होता है डाउन द कॉलम, प्रोटीन के मूवमेंट को फास्ट कर देता है. क्या करता है? प्रोटीन के मूवमेंट को फास्ट कर देता है. सो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब प्रोटीन का मूवमेंट फास्ट होगा तो उससे क्या होगा? डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग रिड्यूस होगा. क्या होगा? डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग रिड्यूस होगा. और डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग रिड्यूस होगा तो क्या होगा? रेजोल्यूशन इंक्रीज होगा, जो कि हमारा पर्पस है. रेजोल्यूशन इंक्रीज होगा बिटवीन द इंडिविजुअल प्रोटीन्स. सो हाई प्रेशर पंप यूज करने का अल्टीमेट फायदा क्या है? इंडिविजुअल प्रोटीन बैंड्स के बीच में रेजोल्यूशन इंक्रीज होगा. अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब हम हाई प्रेशर पंप यूज करेंगे तो फ्लो जो होगा वो काफी प्रेशर में होगा और प्रेशर में फ्लो होने की वजह से क्या होगा? क्रशिंग फोर्स जनरेट होगा. क्या होगा? क्रशिंग फोर्स जनरेट होगा जो कि क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल को डैमेज कर सकता है. सो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम जो क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल यूज करते हैं वो हायर क्वालिटी का यूज करते हैं. सो हायर क्वालिटी क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल यूज करने के पीछे पर्पस क्या है? जो प्रेशराइज्ड फ्लो का क्रशिंग फोर्स है उस क्रशिंग फोर्स को टॉलरेट करे. सो दिस इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी. अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म है. फर्स्ट वन इज द एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज द स्पेसिफिक एक्टिविटी. और इस चीज को हम एक डायग्राम से समझते हैं. यहाँ पे दो बीकर है. दिस इज द फर्स्ट बीकर, दिस इज द सेकेंड बीकर. दोनों बीकर में डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हैं एंड ईच स्फीयर रिप्रेजेंट्स द प्रोटीन्स. बट दोनों बीकर में एक चीज कॉमन है, दैट इज नंबर ऑफ रेड स्फीयर्स. दोनों बीकर में जो रेड स्फीयर का नंबर है दैट इज 5. फर्स्ट बीकर में भी 5 रेड स्फीयर्स हैं, सेकेंड बीकर में भी 5 रेड स्फीयर्स हैं. एक्टिविटी क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में एंजाइम का जो टोटल यूनिट है दैट इज एक्टिविटी. मीन्स दोनों बीकर में रेड स्फीयर सेम है, मीन्स दोनों बीकर का जो एक्टिविटी है वो कितना है? वो सेम है. स्पेसिफिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो 1 mg प्रोटीन में टोटल नंबर ऑफ एंजाइम यूनिट जो होते हैं दैट इज स्पेसिफिक एक्टिविटी. अब स्पेसिफिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो फर्स्ट बीकर का स्पेसिफिक एक्टिविटी कम है जबकि सेकेंड बीकर का स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा है. कम क्यों है? क्योंकि इसके 1 mg प्रोटीन में जो नंबर ऑफ रेड स्फीयर्स होंगे वो कम होंगे जबकि सेकेंड बीकर में 1 mg प्रोटीन में नंबर ऑफ रेड स्फीयर्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे. सो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करता है? प्यूरिटी ऑफ एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करता है. सो अगर हम प्यूरिटी की बात करें तो क्रूड सेलुलर एक्सट्रैक्ट की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी जबकि एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी के बाद जो प्रोटीन सैंपल आएंगे उसकी एक्टिविटी सबसे कम होगी. अगर स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात करें तो क्रूड सेलुलर एक्सट्रैक्ट का स्पेसिफिक एक्टिविटी सबसे कम होगा लेकिन एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी का स्पेसिफिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में प्रोटीन का प्यूरिटी सबसे ज्यादा होता है. So this is all about column chromatography and in my next lecture I'll discuss about SDS phase, isoelectric focusing and two-dimensional electrophoresis. And if you find this video informative, please do like, share and subscribe and stay tuned for the next lecture.